बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही तेज तर्रार नेता, जिन्होंने लंबे समय तक केंद्र में भी हमारे साथ काम किया है, ऐसे श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और हमारे हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जिनके ऊपर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, किस तेवर के वह नेता हैं, ऐसे श्रीमान अनिल विज जी, वैसे ही आपके विधायक जो बराबर आपकी सेवा में लगे रहते हैं और साथ ही साथ शिक्षा को भी एक दिशा और दृष्टि देने का काम इस हरियाणा राज्य में किया है, ऐसे श्री कंवरपाल जी और हमारे राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र जी जांगड़ा, यहां के प्रभारी सांसद और राज्यसभा के सांसद श्री अनिल जी अग्रवाल, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी श्रीमती बंतो कटारिया, श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा विधायक, श्री असीम जी गोयल विधायक, श्री वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री, श्री कर्णदेव जी काम्बोज प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, चौधरी बलवंत सिंह जी, श्री राजवीर जी वराड़ा, श्रीमती लतिका जी शर्मा पूर्व विधायक, श्री मदन चौहान महापौर यमुनानगर जगधारी, श्री कुलभूषण गोयल महापौर पंचकुला, श्री राजेश सपरा जिलाध्यक्ष, श्री अजय शर्मा जिलाध्यक्ष, श्री राजेश बथौरा जिलाध्यक्ष, श्री रमेश ठस्का चेयरमैन जिला परिषद यमुनानगर, श्री राजेश लाड़ी, डॉक्टर संजय शर्मा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहां तक मुझे याद है, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। शायद बहुत पहले कभी मेरा आना इसी क्षेत्र में कहीं हुआ था, शायद इस स्थान पर तो मैं पहली बार आ रहा हूं, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने यहां पर हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं यह मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहां से हमारे मित्र, जिन्होंने की लंबे समय तक संसद में मेरे साथ जिम्मेदारी संभाली थी और इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे, रतनलाल जी कटारिया। बहनों भाइयों, ज्यों ही मेरा कार्यक्रम लगा, सहज रूप से मेरे स्मृति पटल पर उनकी याद ताजा हो गई। छोटी बैठक हो था बड़ी बैठक हो, एक भी बैठक ऐसे नहीं होती थी जिसमें रतनलाल जी कटारिया कुछ न कुछ अपने विचार न व्यक्त करें। और अपना विचार व्यक्त करने की रतनलाल जी कटारिया की जो शैली होती थी, वह अद्भुत होती थी कि एक बार जब वह बोलते थे तो एक बार तो ठहाका लगाने के लिए सारे सांसद मजबूर हो जाते थे। ऐसे थे आपके सांसद रतनलाल जी कटारिया। उनके निधन के बाद मैं पहली बार आया हूं, इसलिए एक बार मैं जहां पर तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। लंबे अरसे के बाद मेरा यहां आना हुआ है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इस इलाके को मैं मानता हूं कि विशेष रूप से यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बहनों भाइयों, जब भी मुझे हरियाणा आने का अवसर मिलता है तो मैं सच बताऊं कि मुझे बेहद खुशी होती है। और शायद बेहद खुशी इसलिए भी होती है कि मैं भी किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। मेरी भी आप जैसे ही खेती बाड़ी होती थी, मेरा भी कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था। शायद एक तक किसान परिवार से होने के नाते, और दूसरा इसलिए यह हरियाणा की धरती ऐसी धरती है और हिमाचल प्रदेश इसके बगल की धरती, और यह पंजाब
यहां से बड़ी संख्या में हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान यदि जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इस स्थान पर आने पर एक स्वाभाविक खुशी मुझे महसूस होती है। और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुना नगर यह कर्म भूमि रही है। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। वे स्वाभाविक है कि ऐसे राज्य में कोई कार्यक्रम होता है और वहां की जनता के साथ सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है तो हमें खुशी होती है। और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, यह भी आप सबको जानकारी होगी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। 9 वर्षों में मोदी जी ने अच्छा किया है, खराब किया है, जितना करना चाहिए था उतना किया है, नहीं किया है। मुझसे बेहतर यदि कोई फैसला कर सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, आप सब कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, 2014 में आपने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इसे हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी। उस समय आपको एक उम्मीद थी, आपको एक आशा थी कि एक बार मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया जाए। बहुतों को देखा, अब इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि कैसे सरकार चलाते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद 5 वर्ष तक उनके कामकाज को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, यह इंसान तो एक गजब का इंसान है, यह करिश्माई इंसान है। इसलिए 2019 में भी आप लोगों ने पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे हिंदुस्तान में बनाई। पहले तो एक उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी। और बहनों भाइयों, कभी उम्मीद टूट जाती है, आशा यदि कभी टूट जाती है, तब भी लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हमारी आशा टूट गई, हमारी उम्मीद टूट गई, लेकिन आगे कभी न कभी हमारी आशा पूरी होगी, उम्मीद पूरी होगी। लेकिन 9 वर्षों के अंदर जो जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, बहनों भाइयों, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन जिन भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भी जब भारतवासी हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता का विश्वास अब मोदी जी के प्रति पूरी तरह से पक्का हो गया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसी समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव के मैदान में उतरे थे। मैं उनके कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित हूं, उनके वक्तृत्व क्षमता से अच्छी तरह मैं परिचित हूं, उनकी नीयत से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं, उनके ईमान से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि एक बार हम और वो दोनों लोग एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उस समय उन्होंने कहा, एक बात कही थी तो मुझे लगा कि बात तो बहुत बड़ी बोल गई इन्होंने, लेकिन वह बात पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, यह तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज भी यदि याद करता हूं तो उन्होंने कहा था, मोदी जी ने उस समय, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने, मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, जो कहा था उसे करके उन्होंने दिखाया है। अभी हमारे अनिल विज जी आपके सामने विचार कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, कंवरपाल जी, कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे।
पहले बहनों भाइयों दुनिया के मंचों पर भारत कोई बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज यदि दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है, यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है। और आज मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म थी, उसने 2013 में कहा था कि भारत अपने गरीबी के अथवा आर्थिक तंगी के संकट से कभी उबर नहीं पाएगा, हमको ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है। उसने दुनिया के कुछ देशों का नाम लिया था और उन देशों के बारे में यह कहा था कि इन देशों की अर्थव्यवस्था यानी माली हालत यह लड़खड़ा रही है, कब टूट जाए कब बिखर जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे देशों को ध्यान में रखते हुए एक नाम उसने दिया था फ्रेजाइल 5, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति कभी भी लड़खड़ा सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है, ऐसा कहा था। उस फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनले। यह फाइनेंशियल फर्म है। आज वह फाइनेंशियल फर्म कहती है कि भारत अब तो जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की यह फर्म यह कहती है कि भाई इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी ठीक 4 वर्ष के बाद हमारा यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह बात मानी जानी एक फर्म है मॉर्गन स्टैनले, फाइनेंशियल फर्म, उन्होंने कहा है। भारत की हैसियत इस तरीके से दुनिया में बढ़ रही है। भारत के बारे में धारणा थी भारत एक कमजोर भारत है, जो चाहे सो आंख दिखा दे। सब तो सब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी था, जब होता था तब भारत को आंख दिखा देता था। और मैं भारत का गृह मंत्री था। बहनों भाइयों, बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए और उन्होंने हमारे सुरक्षा के जवानों पर कातिलाना हमला करके कई सुरक्षा के जवानों को मार डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे। बहनों भाइयों, 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखो ही आपको बात बता रहा हूं। और उसके बाद हमारे देश के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। और उस कार्रवाई से हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार से भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी जाकर भारत मार सकता है। दुनिया में यह हैसियत भारत की बनी। इसीलिए मैंने कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। चाइना के साथ भी जो कुछ भी हुआ था, बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और सारी दुनिया इस चीज को महसूस करती है कि पहली बार भारत ने सीना खोलकर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की है। मेरे बहनों भाई, यह भारत की हैसियत, यह भारत की ताकत सारी दुनिया में बनी है। और जहां तक वादों का प्रश्न है, वादे हम लोगों ने अधिकांश नहीं किया था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो भी हम लोगों ने वादे किए थे, अपने वादों को हम लोगों ने अक्षरशः पूरा किया है। पहले यह होता था कि जनता से वादे बहुत सारे किए जाते थे, लेकिन अपने वादों को राजनीतिक पार्टियां पूरी नहीं करती थी, उसकी चिंता नहीं करती थी। हमने जो कहा सो किया। अनिल विज जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की, जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय
जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब जब चुनाव होता था तब तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल करते थे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमको हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों, हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। यहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है। अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे बीच जी राम मंदिर का। मुझे याद है 1984 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया, तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया, तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था, कब करेंगे आप लोग? इसको घोषणा पत्र में कहना आप बंद कर दिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आज आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों। और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। अपनी ऐसी प्राचीन स्मारक, प्राचीन मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप चले जाइए महाकाल का मंदिर उज्जैन में, पहले का स्वरूप वहां का आपने देखा होगा और आज का स्वरूप आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जहां भी चले जाइए आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। यानी जो कुछ भी कहा था बहनों भाइयों, हम लोगों ने अक्षरशः उसका निर्वाह किया है। आपने देखा होगा कि इस आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत के नेताओं पर से और इस राजनीति पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और एक विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा हुआ था। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुई विश्वास के संकट को किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया मेरे बहनों भाइयों, तो केवल और केवल हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि हम जो कहेंगे हम वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। भ्रष्टाचार की बात हम लोगों ने कही थी। हम लोगों ने यह दावा नहीं किया था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करना यह कोई सामान्य काम नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी संस्थानों में पहले से भ्रष्टाचार को कम करने में इस आजाद भारत में किसी भी पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है तो हम लोगों की पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले 10 वर्षों तक, उसके पहले भी रही है। आजादी हासिल होने के बाद भी पहला आरोप जीप घोटाला का लगा था। उसके बाद कई कोयला घोटाला और कई इस प्रकार के घोटाले, कितने घोटालों का मैं नाम लूं, कई घोटालों का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा था। इतना ही नहीं, उन घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, फिर भी सरकारें चलती रही बहनों भाइयों। लेकिन आज
9 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मोदी जी की सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों। और एक व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप में पाया गया तो उसका स्थान सरकार में नहीं होगा, बल्कि वह सरकार के बाहर होगा। यह संकल्प है हमारी पार्टी का। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, पूरी तरह से समाप्त करने का मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन हां, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बड़ी ईमानदारी से राजीव गांधी जी ने एक बात यह कही थी, कहा था, हम क्या करें, हम लखनऊ से, दिल्ली से हम 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन लोगों की जेबों में बामुश्किल 85 पैसा पहुंच पाता है, 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त की थी। भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे मोदी जी ने क्या करिश्माई काम किया। सरकार 2014 में बनने के बाद जब पहली बैठक उन्होंने ली थी, उस बैठक में मेरे बहनों भाइयों, उनके साथ इस देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं भी मौजूद था। वह हर व्यक्ति का बैंक में खाता खोलने की बात लोग कर रहे थे सारे अधिकारियों से कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि यह बताइए, हर व्यक्ति का बैंकों में खाता खोलकर आप करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देखिएगा, यह समय बतलाएगा कि जो मैं बैंकों में खाता खोल रहा हूं वह उसका करिश्मा क्या होगा। लेकिन बहनों भाइयों, वह बाद में मैंने देखा। आज यदि हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपए हर 4 महीने पर यदि प्राप्त होते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। हमारे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को यदि हम दूर करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को यदि हमको समाप्त करना है तो हमको सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर हम भ्रष्टाचार पर अंकुश पा पाएंगे। और उस दृष्टि से भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, कोरोना का संकट था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां भी आप सब लोग कोरोना से तो प्रभावित रहे होंगे। इसमें बहुत सारे लोग कोरोना से प्रभावित थे कि नहीं? कोरोना से या कितने लोग प्रभावित थे? जरा हाथ उठाइए तो। कोरोना से कितने लोग प्रभावित थे? इधर के लोग कोविड, कोरोना, काफी लोग प्रभावित थे। मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस समय कोरोना का जो वैक्सीन होती थी, टीका, वो भारत में नहीं बनता था। यह हुआ कि क्या किया जाए। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हैदराबाद जाकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा किया और यह कहा कि नहीं, आप लोग संकल्प लीजिए और इस कोरोना के टीके का निर्माण इस भारत में ही होना चाहिए। और बहनों भाइयों, कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत में हमारे वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वह वैक्सीन, वह टीका हर भारतवासी को कम से कम 2 या 3 टीका लग गया होगा। लेकिन अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, बहनों भाइयों, उस अमेरिका में भी जिसकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, बामुश्किल 30 करोड़ के आसपास है, वहां पर सभी को कोरोना का 3 डोज की बात छोड़िए, 2 डोज भी सबको नहीं लग पाई है। ऐसी स्थिति वहां की है। और इस वैक्सीन को हम लोगों ने केवल उसका उपयोग भारतवासियों को ही टीका लगाने में नहीं किया, बल्कि दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भारत के वैज्ञानिकों के हाथों से बनी हुई वैक्सीन को हम लोगों ने मुहैया कराया, ताकि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की भी जान बच सके। हम लोगों ने इसलिए किया कि भारत दुनिया का इकलौता देश है, मेरे बहनों भाइयों, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश सारी दुनिया को
किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है बहनों भाइयों। इसलिए हमने केवल भारतवासियों की चिंता नहीं की, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने मेरी तरफ देखा, हमसे अपेक्षा की, उसको भी हमने पूरा करने का काम किया। जब जब भी कोई ऐसा संकट आया है, भारत अब पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा, मेरे बहनों भाइयों, तेजी के साथ बढ़ी है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा के बारे में अब मैं हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बहुत ज्यादा विस्तार में भी मैं जाकर चर्चा करूंगा, तो मैं समझता हूं लंबा समय लगेगा। एक जानकारी अभी मैं कंवरपाल जी से ले रहा था। एक योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की कि हर घर में नल और नल में जल। यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या कोई ऐसा भी परिवार है जिसके घर में नल न पहुंचा हो और नल के माध्यम से जल न आ रहा हो? कोई है तो हाथ उठाइए। कोई नहीं है। अब यह समझने की कोशिश करिए कि ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों किया। वह इसलिए किया, जब वह देखते थे कि हमारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें, यदि पास पड़ोस में कहीं पर पानी नहीं मिलता था तो घड़े पर घड़ा भरा हुआ जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वह किलोमीटर 2 किलोमीटर से चलकर अपने घरों में जल लेकर आती थी। तब उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस तरीके से, भले ही गरीब परिवार की हमारी वह माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में वही सम्मान और वही इज्जत है जो अन्य सभी के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान का कोई भी घर नहीं बचेगा जिस घर में नल नहीं होगा और नल के माध्यम से जल उनको मिले। और यह सिलसिला सारे हिंदुस्तान में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सीमाओं पर भी आप चले जाइए, वहां पर भी आपको हर घर में नल मिलेगा, हर घर में जल मिलेगा। मैं आपसे एक भी पूछना चाहता हूं, दुनिया में कहीं वह योजना नहीं है। कोरोना के संकट के दौरान जब हम लोगों ने देखा, दूर दराज से लोग चले आ रहे हैं, नौकरी छोड़कर, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गए, कामकाज बंद हो गए, रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था, लोग घरों को वापस होने लगे। तो उस समय हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि अब कुछ महीनों तक इन्हें कामकाज तो मिलेगा नहीं, ये कैसे अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों को कैसे लिए दूध की, दवाई की, यह सब सारी व्यवस्था कर पाएंगे। तो बहनों भाइयों, चटपट फैसला किया कि प्रति व्यक्ति हम 5 किलो राशन मुफ्त में मुहैया कराएंगे। और आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हम लोग 5 रुपए किलो 5 किलो राशन मुफ्त में मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी सरकार इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भी 5 किलो या मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं? अधिकांश परिवारों में मिल रहा है ना? लेकिन केवल वह खाते ही नहीं होंगे लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं जरूर बचा लेते होंगे, कुछ बेचते भी होंगे। यह बात ईमानदारी है कि नहीं? और आज भी वही योजना चल रही है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की योजना दुनिया के किसी भी दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई ऐसी योजनाएं हैं। किसानों के सम्मान निधि के बारे में तो आप सबको अच्छी तरह जानकारी है ही। अब शौचालय, क्या आप यह सोच सकते हैं कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री होगा जो घर घर में शौचालय बननी चाहिए, इसके बारे में भी सोचेगा? नहीं। उन्हें इस बात का दर्द था, जैसे बड़े परिवारों की माताएं बहनें होती हैं, वैसे गरीब परिवारों की भी माताएं बहनें होती हैं, उनकी भी इज्जत होती है, उनकी भी अस्मत होती है। नित्य क्रिया के लिए उन्हें बाहर नहीं जाने का मौका मिलना चाहिए। हर घर में शौचालय बनवाने का काम पहली बार इस आजाद भारत में प्रभावी तरीके से किसी प्रधानमंत्री ने किया, तो प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मेरी बहन भाई, कई ऐसी योजनाएं जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, वह हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। इतना ही नहीं, अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, यदि मैं बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा मेरे बहनों भाइयों। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं
वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? आप बतलाइए, नफरत की बाजार है कहीं? यहां आवाज देकर बतलाइए, नफरत की बाजार है कि नहीं? हाथ मत हिलाइए, तब तो यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने पाएगी ना। क्या बात है? मोहब्बत यदि किसी के दिल में है तो केवल उन्हीं के दिल में है, और हिंदुस्तान में और किसी के दिल में नहीं है। कहां नफरत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाते सिर्फ समय यह देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता देते समय क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है? लेकिन अनावश्यक देश की जनता को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप की इस प्रकार की बातें हताशा निराशा में उन लोगों के द्वारा बहनों भाइयों बोली जाती हैं। इसलिए आपको फैसला करना है। अभी हमारे बीच जी कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री की भारत में प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है बहनों भाइयों क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। कोई ये छोटी बात नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देशों के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वह सम्मान व्यक्त करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका पूरा समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। खाद पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने एमएसपी बढ़ाई है। सिंचाई अधिक से अधिक खेतों की हो सके, इसके लिए भी कई योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की है, कई ऐसी योजनाएं हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक रक्षा मंत्री हूं, रक्षा का जहां तक सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो गोले, बारूद, अपने एमिनिशन, बंदूक, मिसाइल, टैंक हमारे डिफेंस के, हमारे रक्षा के जवानों को जरूरत होती थी, सारे के सारे दुनिया के दूसरे देशों से आते थे, बाहर से हम आयात करते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम लोगों ने वह सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। और मेरे बहनों भाइयों, अब हम भारत में भारतीयों के हाथों से भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए टैंक भी तैयार कर रहे हैं, तोप गोले भी तैयार कर रहे हैं, मिसाइल भी तैयार कर रहे हैं, एमिनिशन भी तैयार कर रहे हैं। भारत में यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी तक 2014 के पहले 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, छोटी छोटी चीजों का, दुनिया के छोटे छोटे देशों को। लेकिन बहनों भाइयों, अब हमारी हैसियत यह बनी कि हम लोगों ने इतने कम समय में ही पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का जो है ये तो बंदूक, मिसाइल, इन सब सारी चीजों का एक्सपोर्ट करने में हमने कामयाबी हासिल की है। नेवी की हमारी जहाजें हैं, उनको भी हमने एक्सपोर्ट किया और लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी तो यह कोशिश है, प्रधानमंत्री जी ने यह टारगेट दे रखा है कि भाई 2 साल के अंदर इसको 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक ले जाइए और वह लक्ष्य हासिल करने में हम कामयाब होंगे।
रक्षा मामलों में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और अभी अमेरिका जो गए थे, जो एक रक्षा समझौता हुआ है बहनों भाइयों, अपने में बेमिसाल है। ठीक है, कब तक हम आपसे लेते रहेंगे? आप आइए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी हमको भी दीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी आप अपने पास भी रखिए, लेकिन भारत में बनाइए, भारतीयों के हाथों से बनाइए। केवल भारत के लिए मत बनाइए, बल्कि सारी दुनिया के लिए बनाइए। हम अभी आपको आजादी देते हैं। हमारे यहां के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है, रोजगार का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार, यहां की भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षों में रोजगार के मामले में भी करिश्माई काम किया है। लोग ये कहते हैं साहब, इसके पहले 15 वर्षों में जितने नौजवानों को रोजगार नहीं मिले थे, उससे अधिक 9 वर्षों के अंदर, 8.5-9 वर्षों के अंदर इस हरियाणा की सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया है। लेकिन क्या यदि आपको रोजगार मिला है तो आपको एक भी पैसा खर्च करना पड़ा है? एक भी पैसा खर्चा करना पड़ा है? दूसरी सरकारों में, इस सरकारों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों और भाइयों यही है, भ्रष्टाचार यदि हमारी जानकारी में आ जाए तो हम लोग किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की है। इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सबका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और 9 वर्ष का कार्यकाल जो हमारे प्रधानमंत्री का पूरा हुआ है, आगे भी उनके नेतृत्व में यह देश ऐसे ही काम करता रहे और यह देश आगे बढ़ता रहे। यह ऐसा आशीर्वाद आप लोगों के द्वारा चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ आप सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ था। पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।